मैं प्रतिष्ठा बग्गा डीएलएफ केयर्स की पूरी टीम की ओर से आज हमारे साथ मौजूद सभी स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और हमारी आज के खास मेहमान बच्चों को पता है आज का टॉपिक साइबर सिक्योरिटी को लेकर है। आज के इस दौर में जहां ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हमारा एक्सेस बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ आती है एक जिम्मेदारी, एक अवेयरनेस अपनी प्राइवेसी बचा के रखने की, अपने एक्सेस को एक अकाउंटेबल प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की एंड अ लॉट मोर। तो कुछ इन्हीं बेहद अहम मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करेंगी हमारी गेस्ट स्पीकर Taruna ma'am is currently working as HOD of Computer Department with Summerfield School. Ma'am is an IT expert with 24 years of experience as an educator. She is a certified Microsoft master trainer and ma'am ने अपने under more than 5,000 educators को train किया है for ICT using technology in education. She has also recently received IT Guru Award 2020 और इसके साथ साथ मैम ने बहुत से ग्लोबल और नेशनल रिकॉग्नाइज्ड accolades अपने हासिल किए हैं. We are glad to have you with us, ma'am. Over to you. Thank you, Pratishtha ma'am, for this warm introduction. मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि एज एन एजुकेटर जो भी मैंने लर्निंग की है, मेरा हम सबके साथ शेयर करूं, चाहे वो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो मुझे करना ही है एज अ टीचर, बट अदरवाइज ऑल्सो जहां भी मुझे मौका मिलता है जो भी कुछ मैंने सीखा है वो शेयर करने के लिए, तो मैं बिल्कुल हमेशा तैयार रहती हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना आपका बढ़ता है, तो मुझे अपना ज्ञान भी बढ़ाना है, इसीलिए मैं बांटने में विश्वास कर रही हूँ। तो हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन Learning by I hope the time is started, so shall I wait for some more students to join, or I'll start? No, good to go, ma'am. Okay, fine. I hope my screen is visible. Okay, I'll just... Yes, ma'am. Ma'am, to avoid any kind of disturbance, I've just muted all the students. So in case you require the mics to be on, the host will... ओके, सो आज का जो सेशन है कंप्यूटर लिटरेसी के अंडर ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो है साइबर अवेयरनेस। अब साइबर अवेयरनेस, अगर मैं दो अलग अलग शब्दों के बारे में बात करूं, साइबर मीन्स जो भी कुछ आज की डेट में इंटरनेट के थ्रू हम कर रहे हैं, दैट इज अ साइबर वर्ड। और उस साइबर वर्ड में जाने के लिए हम बहुत सारी डिवाइसेस भी यूज कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐप भी मौजूद हैं कि हम उस साइबर वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, और ऐसी बहुत सारी एथिक्स भी हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम इंटरनेट पर काम कर रहे हैं। इस साइबर वर्ल्ड में, हम किसी भी वर्ल्ड में, हम एक सोसाइटी में जब रहते हैं तो हमें उस सोसाइटी के कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कि वो सोसाइटी हमें कुछ बेनिफिट्स देती है, तो साथ ही साथ हमारे पास कोई राइट्स तो मिलते ही हैं हमें उस सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ हमें उस सोसाइटी में रहने के कुछ रूल्स भी फॉलो करने चाहिए। और अगर हम वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं
तो हम किस तरह से मुश्किल में आ सकते हैं, या अगर हमें कोई परेशानी हो रही है एक सोसाइटी में, तो हम कहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये है अवेयरनेस। साइबर अवेयरनेस मतलब कि आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, इंटरनेट की सारी फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू आप साइबर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको ये अवेयरनेस भी होनी जरूरी है कि अगर कोई मुश्किल आती है आपको इंटरनेट पे काम करते हुए या किसी एप्लीकेशन में काम करते हुए, या आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको कोई परेशानी आती है, तो आपको कहाँ पे जाके आपके राइट्स क्या हैं और आपके कौन से ऐसे एथिक्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो इस सेशन में हम उन्हीं प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे, उन्हीं राइट्स के बारे में बात करेंगे, और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जहां पर कि आप फ्रिक्वेंटली काम करते रहते हैं, तो वहां पे आप अपनी तरफ से कौन सी प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं कि आप किसी मुश्किल में ना फंसे। तो आज का सेशन उसी के बारे में है। सबसे पहले मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगी कि आप लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्या जानते हैं। जैसे ही आप एक साइबर सिक्योरिटी या साइबर अवेयरनेस एक वर्ड सुनते हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी सभी सभी स्टूडेंट्स से कि आप अपना कैमरा ऑन रखें। जब आप कैमरा ऑन रखते हैं तो मुझे इंटरैक्शन करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि जो हम सामने आपको मैं देख के इंटरैक्शन कर पाऊंगी वो ज्यादा अच्छी होगी। मुझे दिखेगा कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करते हुए मैं सभी बच्चों को मैं चाहूंगी कि सभी बच्चे इस वेबसाइट पे जाएं, गूगल गूगल या जो भी वो आप वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो उस वेब ब्राउजर में जाएं और menti.com साइट पे जाएं। menti.com साइट MENTI.com, इस साइट पे जाएं और वो आपसे एक कोड मांगेगा और आप उस कोड को वहां पे फिल करें। और मैं ये डायरेक्ट लिंक भी चैट विंडो में पेस्ट कर रही हूँ, आप डायरेक्टली इस लिंक से भी जा सकते हैं। आप डायरेक्टली इस लिंक से भी जा सकते हैं। मैं चैट विंडो में ये लिंक भी पेस्ट कर रही हूँ। इसके लिए आपको कोई लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस लिंक से भी जा सकते हैं और आप menti.com पे जाके इस कोड को भी टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप ये कोड टाइप करेंगे, मैं आपके लिए इसको स्टार्ट कर देती हूँ। आपको स्क्रीन पर ये एक क्वेश्चन दिखेगा, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। आपको इस क्वेश्चन में व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट साइबर क्राइम, जब आप साइबर क्राइम के बारे में इस वर्ड को सुनते हैं तो सबसे पहले कौन से 3 ऐसे वर्ड हैं जो आपके दिमाग में आते हैं? आपको वो 3 वर्ड्स बताने हैं, यहाँ पे वो 3 वर्ड्स टाइप करने हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, जैसे जैसे आप टाइप करते जा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे वो वर्ड्स यहाँ पे मुझे दिखते जा रहे हैं। अभी तक मुझे सिर्फ 2 रिस्पॉन्सेज मिले हैं। मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको रिस्पॉन्स करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया होए कि आप साइबर क्राइम के बारे में क्या जानते हैं और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। डार्क वेब, यस, हैकिंग, प्राइवेसी, फ्रॉड, सिक्योरिटी, स्कैम, स्पैम, हैक, इनसिक्योरिटी, यस यस, गुड। जो भी वर्ड सबसे ज्यादा आंसर में आएगा वो आपको थोड़ा बिग फॉन्ट में नजर आने वाला है यहाँ पे, यस। मैं चाहूंगी कि अभी मेरे पास मीटिंग में 136 लोग हैं, तो कम से कम 50-60 तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्सेज मिलने ही चाहिए। तभी तभी हम जान पाएंगे, तभी हम जान पाएंगे कि किस तरह से आप इस साइबर क्राइम या साइबर अवेयरनेस के बारे में कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो आप जानना चाहते हैं और कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं।
तो अभी तक मुझे 38 रिस्पॉन्सेज मिले हैं और इसमें जो मुझे कॉमन वर्ड्स नजर आ रहे हैं वो हैकिंग, फ्रॉड, प्राइवेसी, स्कैम, सिक्योरिटी, ये मुझे नजर आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा है स्क्रीन पे, कोड का स्लाइड दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। कोई भी एक बच्चा अगर मुझे इस चीज को कंफर्म करेगा कि आपको ये कोड की स्लाइड दिख रही है स्क्रीन पे। आप हैंड रेज करके भी बता सकते हैं अगर आपको दिख रही है। नो मैम, नो मैम, ओके, आई जस्ट अगेन शेयर माय स्क्रीन। ओके, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। सो दिस इज द कोड, यू हैव टू गो। आप सबको menti.com पे जाना है और ये कोड उसमें टाइप करना है, या आप डायरेक्टली, मैंने चैट विंडो में ये लिंक पेस्ट किया हुआ है, आप डायरेक्टली इस लिंक से भी जा सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे जाएंगे आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नजर आएगा, आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नजर आएगा। क्या आप आंसर कर पा रहे हैं ये? द कोड इज दिस। मैं ये कोड भी चैट विंडो में टाइप कर रही हूं। जो menti.com पे जाके अगर आप कर रहे हैं तो ये कोड आपको टाइप करना है। ग्रेट, सूरज हैज डन ग्रेट। तो ये कुछ आपने अपनी तरफ से मुझे कुछ इनपुट्स दिए हैं, तो मैं अब इस स्लाइड को बंद करके मैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आती हूँ। तो आपने जो भी रिस्पॉन्सेज दिए उसके बेसिस पे कुछ ये शब्द मेरे पास जो कॉमन शब्द सामने आए हैं, सिक्योरिटी और एथिक्स एंड इनसिक्योरिटी, फ्रॉड, पायरेसी, डार्क वेब, हैकिंग, तो इन सब के बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में, कि साइबर क्राइम होता क्या है और किस किस तरह का साइबर क्राइम हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं जिनको हम क्राइम के अंडर कंसीडर करेंगे। क्योंकि अगर आपने किसी के घर जाके उसका वाईफाई यूज किया, वो एक पासवर्ड चोरी किया और फिर आप अपने घर में बैठ के वाईफाई चला रहे हैं, तो वो एक क्राइम हो सकता है। लेकिन क्राइम में भी अगर आप नॉर्मल भाषा में भी बात करो तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक हम उसको ऑफेंसिव क्राइम, ऐसा क्राइम नहीं है जिसके लिए आपको कोई सजा मिल सकती है, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हो सकती हैं जो कि एक क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, और उसके लिए वो आपका जो क्राइम है वो साइबर सेल और साइबर पुलिस के लिए वो उसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी होता है, और उसमें जो भी अपराधी है उसको सजा भी मिलती है। तो अभी सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि साइबर क्राइम होता क्या है और सोसाइटी पर किस किस तरह का साइबर क्राइम हो सकता है और उसका सोसाइटी पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो अगर मैं साइबर क्राइम की एक डेफिनेशन की बात करूं तो साइबर क्राइम कैन इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटीज, दिस इज द अंडरलाइन वर्ड, criminal activity that are traditional in nature, such as theft,
फ्रॉड, ये अभी आपने ये वर्ड्स लिखे भी उसमें, थेफ्ट मतलब चोरी करना, फ्रॉड मतलब धोखा देना, फॉर्जरी, डिफेमेशन एंड मिसचीफ, कोई भी धोखाधड़ी करना। साइबर क्राइम मतलब अगर आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व है, साइबर वर्ड इन्वॉल्व है, और आप कोई किसी भी पर्सन के साथ कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं, इवन अगर आप एब्यूज, अगर आप कोई गलत बैड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो भी साइबर क्राइम के अंडर ही आता है, वो भी साइबर क्राइम के अंडर ही आता है। और इंडिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कि 2000 में बना है, उसके अंडर इस साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया जाता है। और ये सारी गाइडलाइंस जो हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड कि कौन सी ऑफेंस जो है वो क्राइम की कैटेगरी में आए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर पूरी मिलती है। अगर हम देखें तो साइबर क्राइम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द कंप्यूटर एज अ टारगेट, जहां पे कि आपका कंप्यूटर एक टारगेट है, मतलब आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचने वाला है, तो वो कंप्यूटर एज अ टारगेट एक कैटेगरी है। और एक ऐसा है द कंप्यूटर एज अ वेपन, जहां पे कंप्यूटर को यूज करके उसके यूजर को टारगेट किया जाता है। तो दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं साइबर क्राइम को। अगर मैं इस कैटेगरी की बात करूं तो कंप्यूटर एज अ टारगेट, जहां पे आपका कंप्यूटर टारगेट है, मतलब आप यूजिंग अ कंप्यूटर टू अटैक अदर कंप्यूटर्स, आपका कंप्यूटर यूज किया जा रहा है, आपका कंप्यूटर यूज किया जा रहा है टू अटैक अदर कंप्यूटर्स ओनली। तो इसमें आपका हैकिंग इंक्लूड है। आपने किसी का कंप्यूटर अगर हैक किया है, किसी ने आपका कंप्यूटर हैक किया है, तो वो एक साइबर क्राइम है। या आपके कंप्यूटर में कोई वायरस या वॉर्म, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में लोड कर देता है, या आपने कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसी ऐप, कोई ऐसे लिंक पे क्लिक किया जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो वो भी एक साइबर क्राइम ही होता है। कंप्यूटर एज अ वेपन, यूजिंग अ कंप्यूटर टू कमिट रियल वर्ल्ड क्राइम, जैसे कि आपने अगर कोई व्यक्ति आप कंप्यूटर यूज करके आपके बैंक अकाउंट को की इंफॉर्मेशन को यूज करता है, बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, या आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को यूज करके और क्रेडिट कार्ड का कोई फ्रॉड कर रहा है, तो वो आपकी इस सेकंड कैटेगरी में आता है। अब हमें ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम जब सोशल नेटवर्किंग पे हम जब काम करते हैं, सोशल नेटवर्किंग मींस एक सोशल प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप फेसबुक यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, वो सारी एप्लीकेशन जो इंटरनेट के थ्रू यूज होती हैं, उसको हम सोशल नेटवर्किंग की कैटेगरी में डालेंगे। अब वो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं, ठीक है, उन टर्म्स की बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन बुलिंग, साइबर बुलिंग जिसको कहते हैं, इसको आगे डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे कि साइबर बुलिंग होती क्या है, और हम इस साइबर बुलिंग, हमें कैसे पता चलेगा कि दैट वी आर साइबर बुलीड, और हमें उसकी प्रिकॉशंस में क्या क्या करना चाहिए, और अगर कोई साइबर बुलिंग का शिकार हो जाता है तो हमें किस तरह से उस पर रिएक्ट करना चाहिए और किस तरह से उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे रेगुलर जो थेफ्ट हम कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा थेफ्ट क्या है, कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत जगह शेयर करते हो सोशल नेटवर्किंग पे। आपने देखा होगा, आप कहीं पे भी किसी भी साइट पे जाके अपना अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले वो आपका नाम पूछता है, फिर आपका फोन नंबर पूछता है, आपकी ईमेल आईडी पूछता है, और कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जहां पे आपको अपनी पैन कार्ड या आधार कार्ड की डिटेल भी शेयर करनी पड़ती है, अदरवाइज आप उन साइट पे काम नहीं कर सकते हो। तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कौन सी साइट पे हमें शेयर करना चाहिए, कौन सी साइट पे हमें शेयर नहीं करना चाहिए, ये हमें बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो स्कैम है, अगर आप कहें कि साइबर सिक्योरिटी को सबसे बड़ा जो थेफ्ट है, जो सबसे बड़ा डर है, वो इसी चीज से बनता है, क्योंकि हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम उनको शेयर करते हैं, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन मिसयूज होती हैं, और उसकी वजह से ही बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं।
देन वी हैव साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग मीन्स, स्टॉकिंग वर्ड का मतलब होता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, हर जगह आपके पीछे है जो। लेकिन साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है कि ऑन द इंटरनेट वन पर्सन इज फॉलोइंग यू। वो हर एक आपकी एक्टिविटी पे नजर रखता है कि आपने क्या पोस्ट किया है फेसबुक पे, आपने इंस्टाग्राम पे क्या रील डाली है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी हर हर जगह से आपकी इंफॉर्मेशन के बारे में आपके डेली इतना आपको स्टॉक करता है, इतना आपका पीछा करता है सोशल नेटवर्किंग पे कि आपकी हर एक पोस्ट की उस पोस्ट पर उसकी नजर रहती है। तो ये साइबर स्टॉकिंग है। इसको हम कैसे रोकना चाहिए इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। एक्सेस टू इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, कोई ऐसी साइट्स जहां पे कि ऐसा कंटेंट अवेलेबल है जो कि आपके लिए आपकी उम्र के हिसाब से या आपके लिए किसी भी लिहाज से सोशली वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हमें उन साइट्स की ओर भी ध्यान देना चाहिए। कई बहुत बार ऐसा होता है कि आप सपोज एक एजुकेशनल साइट पे काम कर रहे हैं और साइड में कुछ भी पॉपअप होता रहता है और आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो आप किसी नई वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, किसी ऐसी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं जहां पे कि कुछ ऐसे इलीगल कंटेंट अवेलेबल हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने चाहिए, जो कि आपको नहीं देखने चाहिए। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा मैं कहूंगी आज की डेट में सबसे बड़ा जो मीडियम है बच्चों को टारगेट करने का, बच्चों के कंप्यूटर्स को हैक करने का, वो सबसे बड़ा मीडियम है ऑनलाइन गेमिंग। गेमिंग सबको बहुत पसंद है, ऑनलाइन गेमिंग, सब बहुत ऑनलाइन गेमिंग करते हैं और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि आपको फ्री ऑनलाइन गेमिंग की फैसिलिटीज देती हैं जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना होता और आप उसमें इंजॉय भी करते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से ऐसी साइट्स पे जाना चाहिए क्योंकि ये वो साइट्स हैं जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके पर्सनल कंप्यूटर तक पहुंच जाती हैं। तो वो ऑनलाइन गेमिंग जो है, गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऑनलाइन गेम खेलते टाइम हमने अपनी कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे शेयर करनी है, कहाँ पे शेयर नहीं करनी है, ये हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से आप जो कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो किस किस तरह के जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हैं वो आज की डेट में हमें फेस करने होते हैं। रैंसमवेयर हमें मालूम है, रैंसम मनी जो हम बहुत मूवीज में भी हम इस वर्ड को बहुत बहुत सुनते रहते हैं कि किसी ने किडनैप किया और उसके बदले में वो पैसे मांग रहे हैं। सिर्फ ये फिजिकली ही ये नहीं होता। रैंसमवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है और आपके कंप्यूटर का एक्सेस आपसे ही छीन लेता है और उसको वापस करने के लिए आपसे कुछ पैसों की डिमांड करता है कि आप इतने ट्रांसफर कीजिए इस पर्टिकुलर अकाउंट में, तभी आपकी इंफॉर्मेशन हम लीक नहीं करेंगे या आपके कंप्यूटर का एक्सेस आपको वापस करेंगे। तो ये एक रैंसमवेयर एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और मालवेयर मतलब कुछ ऐसे कोई भी आपने इंटरनेट से डिवाइस कनेक्ट की अपनी और आपके उसमें कोई भी एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर आपके उसमें डिवाइस में डाउनलोड हो जाता है अपने ही आप, जो कि आपके सिस्टम के डाटा को हार्म पहुंचाने वाला होता है। फिशिंग इज बेसिकली सबसे ज्यादा जो फिशिंग है ये हमारे उसमें रिपोर्ट होती है, सबसे ज्यादा रिपोर्ट होती है इंटरनेट में, क्योंकि फिशिंग का मतलब होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को कोई भी किसी तरीके से ले लेता है, गैदर कर लेता है आपकी इंफॉर्मेशन को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को, और फिर उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज करता है। जैसे कि आपने कोई पासवर्ड किसी के साथ कहीं पे किसी साइट पे शेयर किया, वो आपके पासवर्ड के थ्रू आपकी नेटवर्किंग साइट्स पे, आपकी सोशल मीडिया साइट्स पे लॉगिन करे और कुछ गलत कंटेंट आपके नाम से उसको पब्लिश कर दे, या आपने कहीं पे अपना अकाउंट डिटेल शेयर किया और वो आपके अकाउंट डिटेल को यूज करके कहीं मिसयूज करे। आपने आधार कार्ड या पैन कार्ड आपने अपना किसी साइट पे शेयर किया और वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे कहीं पे कुछ मनी लोन अप्लाई कर ले या कुछ भी कोई भी ऐसी चीज जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज करके और आगे उसको मिसयूज करे। देन वी हैव सिक्योरिटी। ये तो हम सब जानते ही हैं कि सिक्योरिटी पर्पस जो है, सिक्योरिटी थ्रेट सबसे ज्यादा आज की डेट में इंटरनेट के थ्रू ही आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर, ये अभी मैंने आपसे बात की कि कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर भी होते हैं
जो कि आपके सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन को स्पाई करते रहते हैं, देखते रहते हैं, चोरी छुपे उसको चेक करते रहते हैं। देन वी हैव सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में यही होता है कि आपके जो हार्डवेयर पोर्शन जो है आपका, हार्डवेयर पोर्शन के थ्रू, जैसे कि अगर आपने अपने सिस्टम में फायरवॉल एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट के से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है आपके सिस्टम में, आप उस पे एक तरह से एक बीच में एक वॉल बना सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन जो है, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में डाउनलोड ना हो। तो वो उस तरह से उस चीज को अगर कोई हैक कर लेता है, आपके उस फायरवॉल सिस्टम को ही हैक कोई कर ले, तो वो भी आज की डेट में एक बहुत बड़ा थ्रेट है सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज करते टाइम। साइबर सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा एक थ्रेट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपकी एज ग्रुप के लिए एक परफेक्ट, मैं कहूंगी कि एक परफेक्ट टॉपिक होगा आज के दिन के लिए, कि आपके एज ग्रुप में बहुत सारे बच्चे इस चीज का शिकार होते भी हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता कि वो साइबर बुलिंग के शिकार हैं। साइबर बुलिंग क्या होता है? बुलिंग वर्ड हमने अपने स्कूल में भी बहुत बार सुना है कि कोई बच्चा किसी को बुली करता है। बुली करने का मतलब होता है कि कोई एक बच्चा है जो कि बाकी बच्चों पे एक अथॉरिटिव वो बना के रखता है, अपना बॉसी नेचर की तरह उन सबसे सब काम करवाता है। वो बच्चे उनसे छोटे भी हो सकते हैं उम्र में, उनकी क्लास के बच्चे भी हो सकते हैं, और कुछ बॉसी नेचर के लिए वो उनको परेशान भी कर सकता है। तो उसको हम नॉर्मल भाषा में बुलिंग बोलते हैं। अब साइबर बुलिंग भी सेम वे में ही हुआ कि आप इंटरनेट के जरिए किसी भी व्यक्ति को आप बुली कर रहे हो, आप बॉसी बन रहे हो, और आप उसको ऑर्डर्स दे रहे हो, और आप उसको टाइम टू टाइम कुछ ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हो जिससे कि वो डिस्टर्ब हो जाए बच्चा। तो साइबर बुलिंग में भी अलग अलग तरह की साइबर बुलिंग है। साइबर ट्रोलिंग इज द इंटरनेट स्लैंग फॉर अ पर्सन हु इंटेंशनली स्टार्ट्स आर्गुमेंट और अपसेट अदर्स बाय पोस्टिंग सम रिमार्क्स। अब आपने किसी के फेसबुक पे या किसी के इंस्टाग्राम पे वो जो भी कुछ पोस्ट कर रहा है, आप उसको अगर गलत बातें मैसेज पोस्ट करते जा रहे हो, उसको डीफ्रेम करते जा रहे हो, उसको हमेशा ये बोल रहे हो, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि उसको कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव रिमार्क्स मिलते जा रहे हैं। तो जो बच्चा है वो इस उससे वो विक्टिम जो होता है, वो बच्चे को बहुत परेशानी होती है मेंटली। जो साइबर बुलिंग है ना, ये मेंटली इफेक्ट करती है बच्चे को, क्योंकि आप सामने से बोल के कुछ नहीं कह रहे हो उसको, लेकिन आपने एक बार, ये बच्चों में तो ये चलन भी होता है ना कि एक बच्चे ने अगर गलत रिमार्क्स दिया तो बाकी सब भी उस पर गलत रिमार्क्स देना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज जो है, ये एक क्राइम है। अगर हम इसको साइबर सेल की उसमें हम देखें, साइबर लॉ की कंटेंट में अगर हम चेक करें, तो गिविंग अ नेगेटिव रिमार्क्स, ऐसे नेगेटिव रिमार्क्स देना जिससे कि किसी यूजर को अपसेट हो जाए या मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाए, दैट इज नॉट डन, एंड वो हमें करना नहीं चाहिए। और अगर कोई करता है तो हम उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं अंडर द साइबर बुलिंग, under the Information Technology Act. There is a cyber bullying is a crime, so we can report of that cyber bullying. इसके बाद साइबर बुलिंग नॉर्मल वही थ्रेट करना, हैरास करना, जो भी, अगर आप अपने जो नॉर्मल बुलिंग होती है उसमें आप अपने शब्दों और अपने एक्शन से किसी को बुली करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और साइबर बुलिंग मींस आप अपने कमेंट्स और अपनी फोटोग्राफ्स, जो उसके रिमार्क्स हैं, उससे आप किसी व्यक्ति को अगर आप हैरास करते हैं, तो वो हमारी आती है इसमें आपके साइबर बुलिंग में। अब अगर मैं बात करूं कि किस तरह से हम साइबर स्टॉकिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जिसमें कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में उसके सोशल मीडिया के थ्रू उसकी पूरी पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं, उसकी हर एक एक्टिविटी पे आपकी नजर रहती है, ठीक है, इंटेंशनली आप उसकी पर्सनल एक्टिविटीज पे नजर रख रहे हैं। साइबर हैरासमेंट, कॉन्टिन्यूसली अगर आप किसी व्यक्ति को ऑनलाइन कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, अगर आपके पास व्हाट्सएप है
व्हाट्सएप नंबर है तो आप उसको व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो, व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हो, अननेसेसरी आप उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू सोशल नेटवर्किंग। साइबर बुलिंग, ये अब अगर मैं डिटेल में बात करूं, साइबर बुलिंग की एक डेफिनेशन की बात करूं, तो साइबर बुलिंग मतलब कि वही सेम जहां पे आप रिपीटेडली कुछ ऐसे एक्शन और रिएक्शन दे रहे हो, एक्शन और रिएक्शन दे रहे हो एक बंदे को सोशल नेटवर्किंग पे, किसी भी पर्सन को सोशल नेटवर्किंग पे आप कॉन्टिन्यूसली किसी भी तरह के नेगेटिव रिमार्क्स दे रहे हो, चाहे वो आप उसको बोल रहे हो कि हम सब आपसे हेट करते हैं, या आप बोलते हो कि आप बहुत बदसूरत हो, या आप तो लूजर हो, या आपको कुछ आता नहीं है, अगर इस तरह के कॉन्टिन्यूस आप रिमार्क्स दे रहे हो, दैट इज कम्स अंडर द साइबर बुलिंग। आपको भी, मैं बिल्कुल ये आशा करती हूँ कि आप बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, मुझे पता है आप बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कोई करता है तो भी आपको अलर्ट रहना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक क्राइम है, किसी को भी नेगेटिव रिमार्क्स देना कॉन्टिन्यूसली। आप अपने दोस्तों में आप कैजुअली आप जैसे मर्जी बात करो किसी के साथ, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म, जो सोशल नेटवर्किंग है वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप जब घर में आप कैसे भी अपने पेरेंट्स से बात करते हो, आप अपने भाई बहन के साथ लड़ते भी हो और कुछ भी किसी भी तरह से आप उनसे बात करते हो, ठीक है, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हो तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है ना, कि हमें कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, कौन सी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, हमें बड़ों से कैसे बात करनी है, या हम किसी के घर जा रहे हैं अगर बाहर पब्लिक प्लेस में अगर हम हैं तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, वो हमें एटिकेट्स हमें घर में सब बताते हैं ना, पेरेंट्स भी बताते हैं, टीचर्स भी बताते हैं हमें कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो सोशली हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो सेम वही चीज है कि आप घर में आप अपने फोन पे आप जो मर्जी कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ पर्सनली आप जो मर्जी, जिस तरह का आपका बिहेवियर है आप पर्सनली उनके साथ जैसे मर्जी बात कर सकते हो, लेकिन जब एक सोशल नेटवर्किंग की बात आती है, सोशल प्लेटफॉर्म की बात आती है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म की बात आती है, तो आपको कुछ नेटिकेट्स, कुछ एटिकेट्स जो कि इंटरनेट में यूज करते टाइम हम यूज करते हैं, उनको नेटिकेट्स बोलते हैं, वो हमें फॉलो जरूर करने चाहिए। और अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता भी ना हो कि आप नेगेटिव रिमार्क्स करना इज अ साइबर बुलिंग, तो कोई आपके खिलाफ रिपोर्ट भी कर सकता है उस चीज के लिए। तो यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है, प्रतिष्ठा मैम उसको अनम्यूट करेंगी। अगर यहाँ तक अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो बहुत अच्छी बात होगी, कि अगर आपको कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा हो, या आपने किसी के बारे में ऐसा कुछ सुना हो जो कि इस चीज को फेस कर रहा था, तो हम बात करें कि हम किस तरह से उस चीज से टैकल कैसे कर सकते हैं। हमें अगर हमें साइबर बुलिंग का कोई शिकार हो जाता है, आपका कोई दोस्त या कोई आपका जानकार अगर साइबर बुलिंग का शिकार हो भी जाता है, तो हमें किस तरह से उसका साथ देना चाहिए, और किस तरह से हमें आगे उसे फॉर्मली कैसे हमें इस चीज को करेक्ट करना चाहिए। तो अगर कोई अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या कुछ बात करना चाहता है इस बारे में, तो मोस्ट वेलकम, आप अपना हैंड रेज कीजिए, प्रतिष्ठा मैम आपको अनम्यूट करेंगी। लीशा ने अपना हैंड रेज किया है। प्रतिष्ठा मैम, इफ यू कैन अनम्यूट लीशा। प्रतिष्ठा मैम, if you can unmute. Okay, Pratishtha, Lisha, you can, yeah. Now, good evening, ma'am. If you turn on your video, Lisha, if you turn on your video once. Good Yes, evening, Lisha. ma'am. Yes. Good evening, Ma'am, beta. actually, I was having a doubt when sometimes I'm using computer and installing some app, then they show that your data is not private. Then in that situation, what to do? No, never upload your information, or never upload that kind of application, those who are not giving this privacy statement to you. Okay, ma'am. अभी हम आगे इस बारे में बात भी करेंगे, अभी हम आगे इसके बारे में बात भी Okay, करेंगे। ma'am. ओके, तो लिशा ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा, हम आगे इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे भी कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरह की प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, उस बारे में हम जरूर बात करेंगे आगे अभी।
तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब साइबर बुलिंग किस तरह से, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई साइबर बुलिंग का शिकार हो गया है या कोई ऐसा है जो कि साइबर बुलिंग जिसके साथ हो रही है। द अडल्ट और चाइल्ड बिकम अ विक्टिम। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं, कोई भी एज ग्रुप, कोई भी जेंडर साइबर बुलिंग का शिकार हो सकता है। He or she is targeted by his or her classmate or other members online in the group. ऑनलाइन, और ऐसा नहीं है कि साइबर बुलिंग के लिए कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है और जो आपको साइबर बुली कर सकता है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका जानकार भी हो सकता है, वो आपका फैमिली मेंबर में से भी कोई हो सकता है। जिन भी लोगों से आप ऑनलाइन जुड़े हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। And perpetrators uses extreme harsh words मतलब नेगेटिव रिमार्क्स, नेगेटिव कमेंट्स, जो कि कुछ एक दो एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं। तो अब जो भी विक्टिम है, विक्टिम मतलब जो भी उसको फेस कर रहा है साइबर बुलिंग को, वो किस तरह से वो मानसिक तौर पर मेंटली उसको स्ट्रेस हो जाता है, और मेंटली हम उसको स्ट्रेस होने की वजह से वो बहुत सारे कामों में ध्यान नहीं दे पाएगा, और वो सोशल मीडिया पे कुछ अगर जानकारी भी देनी है अपने बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी है, तो वो भी उससे डरेगा करने के लिए। साइबर स्टॉकिंग, जैसे कि मैंने बताया कि साइबर स्टॉकिंग में फ्रीक्वेंटली एंड मल्टीपल मैसेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई एक बंदा आपको कंटिन्यूअसली मैसेज करता जा रहा है, आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप उसको ब्लॉक करते हो, फिर से दोबारा से वो कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके साथ कांटेक्ट में आता है, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे फेसबुक पर मैसेजेस भेजना, या आपके प्रोफाइल पे या आपके वॉल पे जाके कुछ पोस्ट करना, वो फ्रिक्वेंटली वो करता रहता है। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट पोस्ट कर देना आपके बारे में, या आपकी पिक्चर्स को यूज करके, जो भी आपने पिक्चर्स अपलोड की हैं उसको यूज करके कहीं पे भी कुछ मैसेजेस का रिप्लाई कर देना। और अगर कोई आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड अगर किसी ने हैक कर लिया है, वो जानता है आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड। कई बार ऐसा होता है बच्चे ऐसे नादानी में ही किसी के साथ शेयर कर देते हैं, ओके चलो मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो मेरे मेल आईडी से जरा ये असाइनमेंट मुझे निकाल के दे दो। कुछ भी अगर किसी भी तरीके से अगर आपका ईमेल का पासवर्ड मिल जाता है किसी को, तो वो उसको भी मिसयूज कर सकता है। और कॉन्टिन्यूसली सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना, आपके मीडिया अकाउंट्स को चेक करते रहना, जिसको कि हम ट्रोलिंग भी बोलते हैं। तो अब इसमें क्या है कि इसमें होता क्या है, स्टॉकिंग में क्या है कि जो पर्सन है वो विक्टिम के बारे में पर्सनल, उसका एड्रेस, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, और फिर वो उसकी तरफ से फॉल्स कुछ झूठे कमेंट्स या ऑनलाइन कुछ पोस्टिंग उसकी तरफ से कर देते हैं। तो इस तरह से जो विक्टिम है उसको बहुत सारी हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, और पब्लिक ह्यूमिलेशन को फेस करना पड़ता है। तो दिस इज योर साइबर डॉक्सिंग भी बोलते हैं इसको, डॉक्सिंग भी बोलते हैं इसको। देन साइबर हरासमेंट, ईमेल के थ्रू कैसे मतलब आपको साइबर हरासमेंट कैसे हो सकती है कि आपसे कोई मनी की डिमांड कर रहा है कि मैंने आपके सोशल मीडिया पे ये पोस्ट है जिसको कि मैंने ले लिया, या मतलब किसी भी तरह से आपको मैसेजेस के थ्रू, ईमेल के थ्रू अगर हम कोई हरासमेंट कर रहे हैं, तो वो भी एक साइबर सेल के लिए हम इसको भी एज अ क्राइम हम उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि हमें अगर कोई साइबर बुलिंग का शिकार हो ही जाता है, बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी अगर कोई साइबर बुलिंग का शिकार हो जाता है, तो उसको सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। पेरेंट्स से बात कीजिए, टीचर्स से बात कीजिए, जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि फैमिली और टीचर, इससे बड़ा कोई आपका मैं कहूंगी कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, आपका हितैषी नहीं होगा, आपका वेल विशर नहीं होगा आपकी फैमिली के अलावा। आपकी फैमिली में आप अपने भाई बहन से बात कीजिए, या आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स से जाके बात कीजिए कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप अपनी किसी टीचर के साथ अगर थोड़ा सा आपका अच्छा वो है, कम्युनिकेशन है, तो आप अपनी टीचर्स के साथ भी बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई स्कूल का बच्चा है
या आपकी क्लास का कोई बच्चा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप अपनी टीचर से भी बात कर सकते हैं। कोई भी बड़ा, कोई भी एल्डर जिस पे आपको लगता है कि वो आपकी बात समझ सकता है, आप उससे जाके सबसे पहले जरूर बात कीजिए। क्योंकि किसी भी डर, किसी भी चीज को अपने मन में लेने से आपको कभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए बड़े लोग जो जिनको अपनी लाइफ का एक तजुर्बा है, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे इस चीज में कि आपको किस तरह से, क्योंकि अगर हम शुरुआत में ही अगर मैं शुरुआत में ही किसी चीज को दूर कर दूं ना, तो वो इतना बढ़ने ही मत दो किसी चीज को। शुरुआत में ही जैसे ही आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन जो है वो मुझे सोशल मीडिया पे कुछ परेशानी कर रहा है, गलत मैसेजेस कर रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताना चाहिए या किसी बड़े को इस बारे में बताना चाहिए। और मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग विद स्ट्रेंजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एज ग्रुप के लिए। मैं इस बात को बिल्कुल स्ट्रांगली मैं इस बात को बोलना चाहूंगी कि मैं खुद जानती हूँ, मेरे घर में भी आपकी एज की ही बेटी है। तो आपके एज ग्रुप में ना एक ये होड़ है कि मेरे इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स हो गए हैं और मेरे फेसबुक पे तो 600 फ्रेंड्स बन गए हैं। ये एक नंबर की ना होड़ चलती है जनरेशन में, आपकी जनरेशन में होड़ चलती है। बहुत सारे लोग इस चीज को एक प्राउड की तरह वो करते हैं कि देखो मेरे तो आज कल मैंने एक पोस्ट किया और मेरे 5 मिनट के अंदर मुझे उस पे 1000 लाइक्स मिल गए। तो ये एक ना जो होड़ है, ये हमें, ठीक है हम अपनी खुशी को जाहिर करें, हम अपनी अच्छे मोमेंट्स को शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहते हैं। और आज की डेट में जबकि पिछले 2 साल से हम अपने दोस्तों से फेस टू फेस मिल भी नहीं पा रहे हैं, तो सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जिससे कि हम उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। बट उसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम कहते हैं कि घर में किसी स्ट्रेंजर को नहीं आने देना चाहिए, या हम कहीं बाहर जाते हैं तो किसी स्ट्रेंजर से हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए, उसी तरह से हमें ऑनलाइन भी स्ट्रेंजर से दूर रहना चाहिए। जब तक कि मैं उस पर्सन को जानती नहीं हूँ, फेसबुक पे आप एक फ्रेंड के दूसरे फ्रेंड के तीसरे फ्रेंड को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आप क्यों एक्सेप्ट करो जब आप उसको जानते ही नहीं हो पर्सनली। सिर्फ अपने फॉलोअर्स या अपने फेसबुक फ्रेंड्स बढ़ाने के लिए हम किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उस केस में हमें नहीं पता ना कि आगे जाके कौन पर्सन किस तरह से हमारे सोशल मीडिया की पोस्ट को या सोशल मीडिया पे जो भी हम इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रहे हैं उसको किस वे में यूज करने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग विद स्ट्रेंजर्स। जिनको आप नहीं जानते हो डायरेक्टली, अगर आप नहीं पहचानते हो तो उनको अपने सोशल मीडिया पर ऐड नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो मैंने ये सारी चीजें वो बताई हैं कि जो अगर साइबर बुली का शिकार हो जाए तो वो क्या प्रिकॉशंस हैं या वो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हमें खुद भी किसी को साइबर बुली नहीं करना चाहिए। हम खुद भी किसी के लिए नेगेटिव रिमार्क्स ना दें किसी की सोशल साइट पे। हमारी वजह से कोई साइबर बुली नहीं होना चाहिए ना, हमें बुली बनना भी नहीं है। अगर हमें होना भी नहीं है, साइबर बुलिंग में जाना भी नहीं है हमें, तो हमें किसी को साइबर बुली करना भी नहीं है। बी काइंड एंड डोंट बी अ साइबर बुली। ये अगर मैं अपने हर एक बच्चा अपने बारे में ये बात पक्का कर ले कि मैं सोशल मीडिया पर मेरी लैंग्वेज और मेरे एक्शंस और मेरे रिमार्क्स को बिल्कुल कंट्रोल करके चलने वाला हूं, तो अगर आप किसी को नहीं रिमार्क्स कर रहे हो तो कोई आपको भी नहीं करेगा। तो ये तो 2 वे हो जाता है ना, एक अगर आपने किसी को गलत रिमार्क्स दिया है तो कोई कल को आपको भी गलत रिमार्क्स देगा। तो ये चीज हमें अपने आप में भी बना के रखनी है। हमें साइबर, जैसे हम नॉर्मल अपनी जीवन में भी हम अपनी भाषा को बिल्कुल ध्यान से, हमेशा हम कहते हैं ना, हमेशा ये आपको बड़े लोग ये कहते हुए, टीचर्स भी और सब ये कहते हुए मिलेंगे कि बोलने से पहले 2 बार सोचो। हर कोई ये बोलता है ना कि कुछ भी अपने मुंह से निकाला हुआ शब्द है वो वापस नहीं आ सकता। तो आप बोलने से पहले 2 बार सोचते हैं। मैं ये कहूंगी कि सोशल मीडिया पे क्लिक करने से पहले आप 4 बार सोचो, कुछ भी क्लिक करने से पहले, क्योंकि एक बार आपने क्लिक कर दिया, एक बार आपने एंटर प्रेस कर दिया
तो आप उसको वापस नहीं ला सकते। तो इसीलिए बोलने से पहले 2 बार सोचना है, लेकिन क्लिक करने से पहले, एंटर करने से पहले 4 बार सोचना है कि आपकी इंफॉर्मेशन या आपके रिमार्क्स या आपकी कोई भी पोस्ट ऐसी ना हो जो किसी को भी हार्म करे, मेंटली हार्म करे, फिजिकली हार्म करे, किसी भी तरह से किसी को हार्मफुल नहीं होना चाहिए। आपकी लैंग्वेज, सोशल मीडिया की लैंग्वेज भी आपकी हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। अब ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि नॉर्मली जब आप काम करते हैं सोशल मीडिया साइट्स पे, या नॉर्मली जब आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप सबको ध्यान रखनी चाहिए। स्कैन ऑल फाइल्स, पीडीएफ, लर्निंग मटेरियल, एप्लीकेशंस डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट बिफोर ओपनिंग और इंस्टॉलिंग। अगर आपने देखा होगा, जब आप मेल में आपके पास कोई भी अटैचमेंट आती है, या आप इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो अगर वो उस मेल में या उस डॉक्यूमेंट में कोई वायरस होने के चांसेस हैं, तो आपको वो एक अलर्ट मैसेज जरूर देता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है आपके सिस्टम में वायरस पहुंचाने का। बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि आपको कोई एक ऐसी फाइल मेल पे भेज दी जाती है जिसमें वायरस होता है, और जैसे आप उस फाइल को डाउनलोड करते हो, तो वो फाइल के थ्रू आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है। तो हमें कोई भी कुछ भी डाउनलोड करें तो हमें उसे स्कैन जरूर करना चाहिए, और स्कैन करने के लिए हम फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज ना करें, क्योंकि फ्री एंटीवायरस में तो ऑलरेडी चांसेस होते हैं कि वो बहुत सारे वायरस को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, पहली बात। और दूसरी बात, फ्री एंटीवायरस के नाम पे भी आपके सिस्टम में वायरस डल सकता है, और हमें ऑथेंटिक एंटीवायरस यूज करना चाहिए अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जेन्युइन पेड एंटीवायरस अगर हम यूज करते हैं, तो आपके सिस्टम को वो कोई भी अगर ऐसी वायरस वाली फाइल होगी, तो वो उसको डिटेक्ट करेगा, आपके सिस्टम के वायरस को डिटेक्ट करेगा और आपके सिस्टम को हार्म नहीं पहुंचाने देगा। Talk to your parents before meeting any stranger you met online and beware of dangers online. ये अभी हमने बात की कि हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में भी स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया ऑनलाइन मोड में भी हमें नहीं करनी चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सोशल मीडिया में भी ऐसा ही कुछ करें कि हम स्ट्रेंजर्स से दूर रहें। और एक इम्पॉर्टेंट और चीज, बी अवेयर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन व्हेन यू पोस्ट इन ग्लोबल एड्रेस ग्रुप। कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसी कोई भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आप ना दें। फेसबुक पे आप अपना एड्रेस ना रिवील करें, फेसबुक पे आपका एड्रेस रिवील नहीं होता। जब आप फेसबुक पे अकाउंट भी बनाते हैं, तो आपका मेल आईडी और फोन नंबर वो प्राइवेट सिर्फ कंपनी के पास जाता है, पब्लिकली वो डिस्प्ले नहीं हो रहा होता। जब तक आप ना चाहो, पब्लिकली वो डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक है, तो हमें पब्लिक वेबसाइट्स पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, घर का एड्रेस या मेरा मोबाइल नंबर या मेरा अकाउंट नंबर या मेरे पेरेंट्स की कोई ऐसी डिटेल, फाइनेंशियल डिटेल, वो शेयर नहीं करनी चाहिए। और क्लियर कुकीज एंड डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री एट द एंड ऑफ सेशन। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ अपने घर का सिस्टम यूज कर रही हूँ या मैं सिर्फ अपना फोन यूज कर रही हूँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे कहीं जाके भी इंटरनेट यूज करना पड़ता है, अपना मेल अकाउंट खोलना पड़ता है, चाहे हम साइबर कैफे में जा रहे हैं या हम कहीं किसी ऐसे साइट पे लॉगिन कर रहे हैं जहाँ पे कि हमें बार बार लॉगिन करना पड़ता है, और उसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कुकीज की फॉर्म में। कुकीज बेसिकली होता क्या है, कुकीज मींस आपकी जो फ्रीक्वेंटली आप चीजें टाइप करते हो किसी अपने वेब ब्राउजर में, वो वहां पे जाके सेव हो जाती है, या आप वो बोलता है आपका पासवर्ड सेव हो जाता है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, या आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो आपके कुकीज सेव हो जाती हैं। और आप किसी वेबसाइट पे, जैसे सपोज आप किसी बैंक की वेबसाइट को कहीं अपने सिस्टम के अलावा आप किसी बैंक की वेबसाइट को कहीं और जाके एक्सेस कर रहे हो, तो वो उसकी हिस्ट्री में, उस सिस्टम की हिस्ट्री में जाके सेव हो जाता है।
तो आपको कभी भी अगर आप अपने सिस्टम के अलावा कहीं पे भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो, तो आपको हमेशा सबसे पहले कुकीज क्लियर करनी चाहिए। सेटिंग्स में जाके उस सिस्टम की सेटिंग्स में कुकीज क्लियर करने की ऑप्शन होती है, और हिस्ट्री में जाके वेब ब्राउजर में हिस्ट्री क्लियर करने की भी आपकी ऑप्शन होती है। तो आपको जो जो साइट आपने विजिट की है या जिस भी साइट पे जाके आपने कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आप फिल करने वाले हो, तो आपको कुकीज क्लियर करनी चाहिए और हिस्ट्री भी क्लियर करनी चाहिए। सारी वेबसाइट जो भी आपने विजिट की है उन सबको वहां से क्लोज करके और हिस्ट्री क्लियर करनी चाहिए, ताकि कोई और सेम आपके उठते ही कोई वो सिस्टम पे बैठ के आपकी इंफॉर्मेशन को यूज ना कर सके। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें रखनी चाहिए जब हम नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे हम काम कर रहे हैं, या हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक साइट से हम कोई इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग जो कि मैं कहूंगी कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये एक चीज लगती है, से नो। जैसे आप हर नॉर्मल लाइफ में भी हम बच्चों को सिखाते हैं, हम वैसे तो हम बोलते हैं कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी सारी बात माननी चाहिए, हमें उन्हें यस करना चाहिए, लेकिन यस करने के साथ साथ हमें नो की भी आदत होनी चाहिए। और वो नो कब करना चाहिए, नो बोलने में भी हमें डरना नहीं है, नो बोलने में भी हमें शर्म नहीं करनी है। अगर कोई मुझसे मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मांग रहा है, तो मैं सिर्फ ये सोच के कि ओहो मैं अगर ये नहीं दूंगी तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो वो इतना सोच के मैं हर किसी के साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करूं। तो हमें नो भी कहना आना चाहिए, हमें नो भी कहना आना चाहिए। से नो टू शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, से नो टू ट्रांसफर मनी रिक्वेस्ट। ठीक है, आप इस लालच में कि ओहो अगर मैंने ये 1 रुपया ही तो मांग रहा है, हम कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो साइट पे वो आपको कोई गेम डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि सिर्फ आपको, ज्यादा नहीं, हम सिर्फ आपको 1 रुपया पे करना है अपने बैंक अकाउंट से, सिर्फ 1 रुपया पे कीजिए और आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो 2 महीने के लिए फ्री मिल जाएगा। सिर्फ 1 रुपया पे करना है, और वो 1 रुपया भी हम जो है वो किसी एनजीओ को या किसी सोशल वर्क में यूज करने वाले हैं। तो इस उसमें कोई बच्चे ये सोचते हैं, अपने पेरेंट्स से भी बोलते हैं मम्मा कोई बात नहीं, सिर्फ 1 रुपया ही तो पे करना है, 1 रुपया पे करने से क्या हो जाएगा, 1 रुपया तो कुछ भी नहीं है, इतनी अच्छी गेम मुझे मिल रही है ऑनलाइन खेलने के लिए। लेकिन वो उस 1 रुपए के चक्कर में आप अपने पूरे बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन उनको दे देते हो, क्योंकि आप जब पे करोगे ऑनलाइन तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर भी डालोगे, या अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर डालोगे, उसका सीवीवी डालोगे और अपना मेल आईडी डालोगे। वो सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस 1 रुपए की पेमेंट में आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को दे देते। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि पेमेंट के थ्रू अगर हम कुछ खरीद भी रहे हैं तो वो भी एक ऑथेंटिक साइट होनी चाहिए, वो भी एक ऑथेंटिक साइट होनी चाहिए, तभी आप वो पेमेंट भी आप करें। तो एक सिक्योर्ड नेटवर्क में रहकर या सिक्योर्ड वेबसाइट पे ही आपको पेमेंट्स भी करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं एक सजेशन मैं सबको देना चाहूंगी, आपके लिए भी है और आप अपने पेरेंट्स के साथ भी वो सजेशन आप शेयर कर सकते हैं, कि आपका हमेशा 2 मेल अकाउंट होने चाहिए। एक मेल अकाउंट जो आपके पर्सनल यूज के लिए चल रहा है, जिस मेल अकाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड, सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए आप यूज करें, और एक मेल अकाउंट हो जो कि आप अपने नॉर्मल कामों के लिए यूज करें। किसी को अपना मेल आईडी देना है, या आपने कोई किसी से कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है, या आपने स्कूल का कोई आपका काम है, या आप दोस्तों को आपस में कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं मेल अकाउंट के थ्रू, तो आप वो उस पर्सनल अकाउंट से करें। आपके बैंक अकाउंट में जो आपने ईमेल दिया हुआ है उसको और किसी पर्पस के लिए यूज ना करें, किसी भी साइट पर उस अकाउंट से, उस मेल अकाउंट से लॉगिन कभी नहीं करें। तो ये एक सजेशन है जो कि आप बच्चे अपने पेरेंट्स को ये जरूर सजेशन दें कि वो अपने 2 मेल अकाउंट बना के रखें। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ
कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखने चाहिए। प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दीज साइबर थ्रेट्स, हमें इन साइबर थ्रेट से अपने आप को बचा के रखना है, बचा के रखना चाहिए। अवॉइड एक्सेसिंग अनसिक्योर्ड साइट्स बाय फिल्टरिंग एंड ब्लॉकिंग। अब हमें कैसे पता चले कि कोई साइट ऑथेंटिक है या नहीं है? अगर आप ध्यान से देखो, हर एक साइट का जो एड्रेस होता है वो HTTP से स्टार्ट होता है। तो जिन साइट्स पे आपको दिखता है एक लॉक लगा हुआ होता है, सिक्योर्ड साइट है। जिन साइट के एड्रेस में HTTPS लिखा हुआ है, S मीन सिक्योर्ड, तो आप हमेशा किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप उसके वेब एड्रेस को बड़े ध्यान से देखिए कि वो साइट जो है वो सिक्योर्ड साइट है या नहीं है। स्विच ऑफ योर वेब कैमरा व्हेन नॉट इन यूज। ये बहुत ही मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और हमने वो मीटिंग लीव मैंने नहीं की और मेरा कैमरा ऑन है, या मैं किसी ऐसे पब्लिक उस पे हूँ, प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी और मेरा वेब कैमरा ऑन रह जाता है। तो मुझे बहुत ध्यान से अपना वेब कैमरा जो है वो हमेशा हमें ऑफ रखना चाहिए। हमेशा बाय डिफॉल्ट अपने वेब कैमरा को ऑफ रखो, और उसके बाद जहां कहीं पे भी आपको ऑन करने की जरूरत है तभी आप ऑन करो। और कभी भी आप किसी भी मीटिंग को ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपका कैमरा ऑफ होना चाहिए, पहले ऑफ होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि हो सकता है वहां पे कोई रिकॉर्डिंग हो रही हो और आप अभी सेटल भी नहीं हुए और आपका कैमरा ऑन है। तो आप किसी भी मीटिंग को जब ज्वाइन करते हैं तो मीटिंग ज्वाइन करते टाइम आपका कैमरा ऑफ होना चाहिए। अगर आपको ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको कैमरा ऑन करना है तो मीटिंग ज्वाइन करने के 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद आप अपना पहले बैकग्राउंड चेक कर लीजिए और अपने आप को सेटल कर लीजिए, तभी आपको अपना कैमरा जो है वो ऑन करना चाहिए। और एक और बहुत बड़ा सजेशन, बहुत अच्छा सजेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बैकग्राउंड में कुछ एक इमेज सेट की हुई है, तो ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि आज की डेट में हम अपने घर से ही सारा काम कर रहे हैं, सारे अपनी क्लासेस घर से ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर मैं नहीं चाहती कि मेरा घर के बारे में कोई देखे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में ही पीछे आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि ओपन हुई है, या आपके वॉल पे कोई ऐसा चीज है। कई बार बहुत लोग होते हैं, कुछ फोन नंबर्स या कुछ अकाउंट, या जैसे आप अपने स्टडी टेबल पे बैठे हैं और आपके जो बैकग्राउंड में आपका सपोज बोर्ड है, उस बोर्ड पे आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, या आपके घर में भी आप सपोज आप यहाँ पर बैठे हो, अब कुछ बच्चे हैं जिनके बैकग्राउंड में मुझे उनकी अलमीरा दिख रही है। अब आपके पेरेंट्स हैं वो उस अलमीरा में आ रहे हैं, कोई भी जूम करके अगर सपोज कोई सिक्योरिटी कोड है या कुछ भी ऐसी आपकी जो, क्योंकि जो घर है वो आपका अपना एक पर्सनल स्पेस है, तो आप अगर नहीं चाहते हो कि आपका पर्सनल स्पेस पब्लिकली कहीं दिखे, तो हमेशा जब भी आप ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करो तो इस तरह से, जैसे मैंने कोई भी एक इमेज आप ले लो, आप हर एक जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो, चाहे आप जूम यूज कर रहे हो, आज की डेट में तो व्हाट्सएप में भी ऐसा आ गया है कि व्हाट्सएप अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हो तो भी आप अपना बैकग्राउंड जो है वो ब्लर कर सकते हो, और जूम यूज करते हो, टीम्स यूज कर रहे हो, गूगल मीट यूज कर रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप मीटिंग्स कर रहे हो तो हमेशा अपना बैकग्राउंड जो है या तो ब्लर करके रखो, या इस तरह से कोई भी एक इमेज आप लगा के रख सकते हो, जिससे कि आपके एक्चुअली आपके बैकग्राउंड में क्या है वो किसी को नजर नहीं आए। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंफर्टेबल नहीं हो सकता अपने घर को सबको दिखाने के लिए, जब तक कि वो नेसेसरी ना हो, जब तक कि वो आपके काम की रिक्वायरमेंट ना हो, तब तक आपको अपना बैकग्राउंड जो है हमेशा मीटिंग्स में चेंज करके रखना चाहिए। तो ये एक सजेशन है आप लोगों के लिए। ऑलवेज स्कैन द अटैचमेंट, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। कंफर्म वेदर द ईमेल रिसीव्ड आर जेन्युइन सोर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ईमेल्स के लिए। ईमेल के थ्रू बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो वायरस है ना वो ईमेल के थ्रू आपके सिस्टम में पहुंचते हैं, क्योंकि ईमेल में कुछ ऐसे लिंक आ जाएंगे आपके पास, ईमेल में कुछ ऐसे आपके पास फाइल्स आ जाएंगी जिसकी हेल्प से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो हैक होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको कहाँ से मेल आई है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो मेल एड्रेस जो है वो पर्सन आपका नोन है या नहीं है। तो कोई भी मेल ओपन करने से पहले ये आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए एक बार।
रिव्यू योर प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स ऑन सोशल मीडिया। इसके बारे में मैं अभी इसके जस्ट बाद में आपसे बात करूंगी कि किस तरह से हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ ऐसी सेटिंग्स हम सेट कर सकते हैं जो कि हमारे डाटा को भी सिक्योर करती है और हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी सिक्योर करती है। और एम्प्टी स्पैम, जो स्पैम अगर आपने देखा हो आपके मेल अकाउंट में एक स्पैम फोल्डर होता है, आप उस स्पैम फोल्डर को रेगुलरली खाली करते रहें, क्योंकि जो भी अनवांटेड मेल्स होती हैं उनको हम स्पैम बोलते हैं और वो स्पैम में या जंक मेल में आपके पास जाती है। तो आप उसको रेगुलरली एम्प्टी करते रहें, डिलीट करते रहें उनको। ये अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो साइट्स हैं, एस स्टैंड्स फॉर सिक्योर्ड, जितनी भी साइट्स होती हैं HTTPS वाली सिक्योर्ड साइट्स होती हैं। Know whom you are dealing with and never share your personal information with strangers. ये इस बात पे मैं हर बार इस बात का पे जोर जरूर दूंगी, क्योंकि स्ट्रेंजर्स को आपने ये तो मतलब ये उस तरह से मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर आप किसी चोर के हाथ में अपने घर की चाबी दे दोगे तो चोरी होगी ही। तो अब स्ट्रेंजर को अगर आपने कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की है तो ऑब्वियसली आपको वो हार्मफुल होने ही वाला है। बी कॉशन व्हाइल क्लिकिंग ऑन द लिंक एंड अटैचमेंट, ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बिल्कुल ध्यान से कोई भी लिंक ऐसे ही अननेसेसरी, आपके पास मैसेजेस भी आते रहते हैं कि आप इस लिंक पे करो आपको कैश प्राइज मिल जाएगा, आप इस लिंक पे करो, क्लिक हेयर टू विन द कार एंड क्लिक हेयर टू विन द गिफ्ट, इस तरह के बहुत सारे। और दिवाली के इन फेस्टिव सीजन में तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आपके पास आते हैं कि आपको दिवाली गिफ्ट मिल जाएगा, या आपको ये चीज फ्री मिल जाएगी, या आपकी ये सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाएगी, ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं। तो हमें वो अवॉइड करना है, हमें उन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ तक तो मैंने आपसे बात की कि किस तरह से साइबर अवेयरनेस की हमने बात की कि किस कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेनी चाहिए जब हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। अब ये प्रिकॉशंस हमें क्यों जरूरी है? अगर मैं एक इस ग्राफ की तरफ ध्यान दूं तो हर 60 सेकंड में, हर एक मिनट में इंटरनेट पे इतनी मिलियन इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही है अलग अलग साइट के थ्रू। फेसबुक पे 1.4 मिलियन स्क्रॉल्स हो जाते हैं एक मिनट के अंदर। व्हाट्सएप पे 21.1 मिलियन ऑफ टेक्स्ट एक मिनट के अंदर सेंड होते हैं। यूट्यूब पे 500 घंटे का कंटेंट एक मिनट के अंदर फ्लोट हो जाता है, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करती हूँ। तो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज बीइंग शेयर्ड ऑन द इंटरनेट। इसीलिए आज की डेट में हम साइबर सिक्योरिटी पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि इतनी मिलियंस ऑफ डाटा इज फ्लोटिंग ऑन द इंटरनेट विद इन 1 मिनट। सो यू कैन इमेजिन कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी की तरफ ध्यान ना दें और अगर हम ये अननेसेसरी इस इतनी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे जो फ्लोट हो रही है तो उसमें से यूजफुल कितनी है, ये हम भी समझते हैं कि आज हम खुद, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक पिक्चर हमें अपलोड करनी है, हम 10-20 पिक्चर इकट्ठी अपलोड कर देते हैं फॉर द सेम पर्पस। तो ये जो मैं ये कहूंगी कि इंटरनेट पे, क्योंकि अब हमारे कोई पैसे तो लगते नहीं है ना इंटरनेट पे अपलोड करने के, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं ना हमारे। पहले क्या होता था, पहले जमाने में हमारे पास जो कैमरा होते थे, हम कैमरा से फोटो खींचते थे, उसमें रील डलती थी। पता नहीं तुम लोगों को, तुम्हारी जनरेशन को वो पता है या नहीं पता है, लेकिन मुझे याद है कि हम छोटे थे तो हमारे पास कैमरा होता था और उसमें एक रील डलती थी जिसमें एक रील में 36 फोटोग्राफी हम खींच सकते थे। तो हम बहुत सोच समझ के फोटोग्राफ कैप्चर करते थे, हम अपनी मूवमेंट्स को कैप्चर करते थे बहुत सोच समझ के कि 36 ही आनी है एक रील में, और अगर हमें 36 से ज्यादा चाहिए तो मुझे एक और रील खरीदनी पड़ेगी। अब आज की डेट में फोन में तो सिर्फ फोन की मेमोरी है और उसमें तो थाउजेंड्स ऑफ इमेज यू कैन स्टोर, और एक बार अपलोड कर दिया ड्राइव पे, कहीं पे अपलोड कर दिया तो फिर आपका फोन खाली हो जाता है। तो हमें वो उस चीज की थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास नहीं है, लेकिन पर हमें उसका मिसयूज भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम जो डाटा है वो हम यूजर्स ही तो इंटरनेट पे फ्लोट कर रहे हैं ना, इतना सारा डाटा एक बार में, एक मिनट में।
तो ये कुछ नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनपे कि मोस्टली लोग इन साइट्स पे जाते हैं और इन पे अपना डाटा फ्लोट करते हैं, इनको यूज करते हैं। तो इन सब साइट्स को यूज करते करते टाइम हमें एक कॉमन जो प्रिकॉशंस है, वो आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जा रहे हो तो कुछ कॉमन प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें लेनी चाहिए। तो कुछ डूज एंड डोंट्स, हमें क्या नेटवर्किंग साइट्स पे क्या करना चाहिए सोशल मीडिया यूज करते टाइम और क्या नहीं करना चाहिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट, आप जब सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, आप कोई भी साइट यूज करो, चाहे आप फेसबुक कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, लिंक्डइन किया आपने, कोई भी साइट आप यूज करते हो, तो उस साइट पे आपको लॉगिन करना होता है। और उस लॉगिन क्रिएट करने के लिए, चाहे आप मेल भी बना रहे हो, लॉगिन क्रिएट करने के लिए भी आपको क्या करना है, आपको पासवर्ड डालना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पासवर्ड ही वो एक चाबी है आपकी डाटा सिक्योरिटी। ये समझ लो कि आपका जो पूरा डाटा है वो इंटरनेट पे पूरा सेफ रह सकता है अगर आपने अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं किया, या आपने अपना पासवर्ड ऐसा रखा है कि कोई उस पासवर्ड को गेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको अपना पासवर्ड जो है वो बहुत ही उससे रखना है कि आपका पासवर्ड कोई इजीली गेस ना कर सके, और बहुत ही ऐसा पासवर्ड रखो जो आपको याद तो रहे लेकिन कोई उसको इजीली गेस ना कर सके और कोई उसको हैक ना कर सके। तो ऐसे पासवर्ड में आप नंबर्स भी यूज करो, कुछ सिंबल्स भी यूज करो, कुछ अल्फाबेट्स भी यूज करो, और जो पासवर्ड है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको चेंज करते रहना चाहिए। और दूसरा, आपको पासवर्ड ऐसे नहीं रखने चाहिए कि मैंने अपने नाम से पासवर्ड बना दिया, या अपनी डेट ऑफ बर्थ से पासवर्ड बना दिया, या अपने फोन नंबर से पासवर्ड बना दिया, क्योंकि बहुत ही इजीली कोई भी गेस कर सकता है। और बी नाइस, बी योर ओन, आपकी जो आइडेंटिटी है आप उसी आइडेंटिटी से सोशल नेटवर्किंग पे रहें, और आपको नाइसली बिहेव करना है, लैंग्वेज पे ध्यान रखना है, और सोशल मीडिया पे उन लोगों को ऐड नहीं करना है अपने अकाउंट में जिनको आप जानते नहीं हैं। कोई भी एप्रोप्रिएट पिक्चर्स पोस्ट नहीं करनी है, स्ट्रेंजर्स को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। बार बार मैं उन्हीं बातों को रिपीट कर रही हूँ कि स्ट्रेंजर्स को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आप सोशल नेटवर्किंग पे, आप ये सेटिंग्स अगर आप करके रखेंगे तो आपकी सोशल नेटवर्किंग की जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वहां पे आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। ये मैंने आपको फेसबुक का एक पेज, एग्जाम्पल पेज दिखाया है, जिसमें कि आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल में जाके आप इस तरह से, ये एक ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड लॉगिन, और इस सिक्योरिटी एंड लॉगिन में जाके आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं। और आप सेटिंग्स में जाके आप अपने चाहें तो अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं। आप अपने प्रोफाइल को पब्लिक अगर बना रहे हैं तो पर्टिकुलर ग्रुप्स में उसको पब्लिक कर सकते हैं या प्राइवेट कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपको इस सिक्योरिटी एंड लॉगिन ऑप्शन के अंडर मिलती है। जनरल सेटिंग्स में ही ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप अपने प्रोफाइल को पब्लिक तब तक नहीं बनाइए जब आप उन्हीं अपने ग्रुप्स में अपने प्रोफाइल को पब्लिक रखिए जिन ग्रुप्स में आपने अपने नोन पर्सन्स को ही इंक्लूड किया हुआ है। तो ये फेसबुक की सेटिंग्स हैं। इसके बाद आप अपने व्हाट्सएप में भी, क्योंकि आज की डेट में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तीन ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो इंटरैक्ट करते हैं। तो आप व्हाट्सएप की भी अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में चैट सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं कि आप उसको पब्लिक करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या अपनी फाइल्स के लिए भी डाटा स्टोरेज एंड यूजेस में जाके आप अपनी फाइल्स, आप ये सेटिंग कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जैसे ही कोई आपको व्हाट्सएप आए तो उसकी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली आपके फोन में डाउनलोड होनी चाहिए, या जब तक आप क्लिक ना करें तब तक वो डाउनलोड ना हो। तो आप इस तरह की सेटिंग्स जो हैं वो आप व्हाट्सएप में जाके और अपने फोन की ये सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। मेल में भी आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं कि आपके जितने भी मेल्स आ रही हैं वो आपकी कौन सी मेल्स जो है वो सेंडर जो है, आप किसी को ब्लॉक करना चाहें कि ये वाली मेल जो है, अगर इस मेल आईडी से कोई मेल आती है, फ्रिक्वेंटली आपको कोई मेल आ रही है, तो आप वो स्पैम में जाएं, डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में ना आए, और आप उस तरह से मेल अकाउंट्स की लिस्ट भी बना सकते हैं। और आप अपने मेल अकाउंट भी कर सकते हैं कि आपके पास जो भी मेल आ रही हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिसके थ्रू आप
उस मेल अकाउंट को जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो मेल आपके मेल अकाउंट में नहीं आएगी। तो इस तरह से भी आप ये सेटिंग्स अपने मेल अकाउंट के लिए भी कर सकते हैं। ये भी आपके मेल अकाउंट की भी सेटिंग्स में जाके आप राइट टॉप में अगर देखेंगे तो एक व्हील बना हुआ होता है जो कि सेटिंग्स के लिए है, और उसमें जाके अकाउंट्स एंड इंपोर्ट की ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आप ये सारी सेटिंग्स अपने मेल अकाउंट के लिए भी कर सकते हैं। अब ये तो हो गया सोशल मीडिया की, सोशल साइट्स की बात हो गई कि सोशल साइट्स में हम किस तरह से करते हैं। इसके अलावा जो सबसे फ्रीक्वेंटली आज अगर हम पेंडेमिक की बात करें, कोरोना पीरियड की बात करें, तो सबसे ज्यादा हमने सोशल मीडिया को तो यूज किया ही है, उसके अलावा हमने पेमेंट्स के लिए भी सोशल मीडिया साइट्स को बहुत यूज किया। बहुत सारे ऐसे पेमेंट मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट करनी पड़ती है हमें, क्योंकि अगर हम कोरोना से डर रहे हैं तो हम पैसों को, नोट को छूना नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम कांटेक्ट करें, तो हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। हम ऑनलाइन पेमेंट्स में यूपीआई के थ्रू भी ट्रांसफर करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू भी ट्रांसफर करते हैं मनी, हम गूगल पे और पेटीएम ऐसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मोड भी यूज करते हैं। हम बैंकिंग की भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, नेट बैंकिंग भी यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मीडियम हैं जिसकी हेल्प से हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट्स करते टाइम भी हमें बहुत प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो ऑनलाइन पेमेंट में सबसे ज्यादा जो फ्रॉड है वो इस तरीके से, जो फ्रॉड, किस तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट में। कोई भी आपसे फोन करके आपका ओटीपी मांगेगा कि ठीक है आपको यहाँ पे करना है, आप इस साइट पे कीजिए, आप मुझे अपना ओटीपी दीजिए, मैं आपकी तरफ से पेमेंट कर दूंगा। या आपकी एक कोई भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, आप अपना, अभी आपके पास ओटीपी आया होगा या आपके पास एटीएम पिन है वो आप दे दीजिए। तो इस तरह की आपको कॉल्स के थ्रू भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो हमें बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि ऑन कॉल ऑल्सो, कोई आपको अगर ऐसी कॉल भी आती है तो कभी भी किसी भी कंडीशन में आप अपना एटीएम का पिन शेयर ना करें। और स्पेशली मैं आप बच्चों से ये चाहूंगी कि आप अपने पेरेंट्स को ये सारी चीजें बताएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास कॉल आती है, आपके पेरेंट्स के पास भी ऐसी कॉल्स आती हैं। तो अगर आपके पास आ रही है कॉल, आपने अपने मदर फादर का फोन यूज आप करते हैं और आप उनको दे देते हैं कि ठीक है आपके मदर फादर की डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए या उनका फुल नेम बता दीजिए, उनका अकाउंट नंबर बता दीजिए। कई बार ऐसे कोई कोर्सेज के लिए भी आपके पास कॉल आती है कि आपके पास एक पिन आया होगा, आपके फोन में ओटीपी आया होगा, आप वो ओटीपी हमारे साथ शेयर कर दीजिए। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। किसी के साथ ओटीपी शेयर नहीं करना है, किसी के साथ अपना एटीएम पिन नहीं शेयर करना है, और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के पीछे एक सीवीवी नंबर होता है वो भी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो हमें ये प्रिकॉशंस हमें ऑनलाइन के साथ भी, क्योंकि यूपीआई जो अकाउंट होता है वो आपके डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है। आप अपना पूरा बैंक अकाउंट जो है इस यूपीआई पिन के माध्यम से आप उसको यूज करते हैं। तो कभी भी अपना यूपीआई पिन जो है वो किसी के सामने नहीं हमें डालना है, किसी के फोन पे नहीं यूज करना है और किसी को बताना भी नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो हमें हमेशा रखनी चाहिए कि हम, क्योंकि हमारा जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो हमारे किसी ना किसी मेल अकाउंट के साथ लिंक होते हैं। नेट बैंकिंग करने के लिए हमें मेल अकाउंट के साथ उन्हें लिंक करना होता है। तो अपने मेल अकाउंट पे लॉगिन करने के लिए हमेशा हमें एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को फॉलो करना चाहिए। हर एक, जब भी आप कोई नया अकाउंट बनाते हैं या आपके पास अपना मेल अकाउंट है तो उसकी सेटिंग्स में जाके आप ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जरूर अप्लाई करें, जरूर ऑन करें इसको। इसमें होता क्या है कि आप एक मेल अकाउंट पे, जब भी आप किसी भी सिस्टम से अगर आप अपने मेल अकाउंट पे आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपके फोन पे वो ओटीपी, उसी समय एक ओटीपी आता है, एक कोड आता है। जब तक आप वो कोड एंटर नहीं करेंगे तब तक आपके मेल अकाउंट को कोई ओपन नहीं कर सकता। और ये वन टाइम पासवर्ड होता है और ये कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स
के लिए ही अवेलेबल होता है, तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। कई बार ऐसा भी होता है, एक तो ये मेथड होता है, इसके अलावा हमारे पास ये भी होता है कि हमारे पास हम किसी और दूसरे मेल अकाउंट को भी अगर हम चाहें तो हम उसके साथ लिंक करके कि उस मेल पे एक मेल आएगी, दूसरी किसी मेल पे मेल आएगी, जहां से कि मैं अपने इस मेल अकाउंट को एक्सेस कर सकती हूँ। तो इस तरह का एक सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी मेथड्स हैं वो हर एक मेल अकाउंट के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो हमें वो जरूर हमें रखना चाहिए। जब कभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने सिस्टम के अलावा कहीं किसी और सिस्टम पे यूज करने की जरूरत है, अपने मेल अकाउंट को खोलने की जरूरत है, और आप कहीं पर भी अपना मेल अकाउंट खोलें या सोशल मीडिया का अपना अकाउंट किसी भी और सिस्टम पे यूज करें, तो वहां से लॉग आउट करना ना भूलें और कभी भी उस ब्राउजर में अपने पासवर्ड को सेव ना करें। पहली बात, सेव नहीं करना है पासवर्ड, और जब आप यूज कर लें तो वहां से लॉग आउट जरूर करें, हिस्ट्री को जरूर क्लियर करें और कुकीज को जरूर क्लियर करें। तो ये अगर आप ये सारी छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो जो सोशल नेटवर्किंग है वो हमारे यूज के लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए है। लेकिन अगर हम उसका पूरा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो हमें ऑब्वियसली हमें उसको इन प्रिकॉशंस के साथ ही यूज करना होगा। और एट द एंड अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो ही जाता है और अगर आप किसी मुश्किल में फंस ही जाते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, साइबर लॉ जो है वो आपका इंडियन आईटी एक्ट 2000 के अंडर आपके पास एक साइबर लॉ है, साइबर पुलिस है। साइबर पुलिस होती है हर एक पुलिस स्टेशन में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक सिटी में एक साइबर सेल होता है, और आप उस साइबर सेल पे ऑनलाइन जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं स्क्रीन पर, आप cybercrime.gov.in पे जाके और आप अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं, जो भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है या आप किसी के खिलाफ अगर रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम सेल को, साइबर पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं, जो कि कंप्लेंट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ कनेक्टेड हो जाती है। आपको उस पर मैसेज मिलता है और आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसको दूर करने के लिए आपके साथ कांटेक्ट करते हैं। तो ये तो था मेरी तरफ से कि हम जब सोशल नेटवर्किंग यूज कर रहे हैं तो हमें किन प्रिकॉशंस को लेना है। और अगर साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम में क्या क्या चीज ऐसी हैं जो साइबर क्राइम के अंडर आती हैं, और अगर हम किसी साइबर क्राइम को फेस करते हैं, सिर्फ हम ही नहीं, अगर हमें लगता है कि हमारा कोई दोस्त या कोई जानकार भी अगर किसी मुसीबत में फंस गया है ऐसी, तो हम उसकी हेल्प करें और साइबर सेल में साइबर पुलिस को जाके इन्फॉर्म करें। ऑनलाइन भी कर सकते हैं और हर एक पुलिस स्टेशन में भी साइबर सेल का एक कॉर्नर होता है, आप वहां पे पर्सनली जाकर भी कंप्लेंट जो है अपनी वो फाइल करवा सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से। अब आप लोगों की बारी। मैं एक लिंक चैट विंडो में शेयर कर रही हूँ। ये एक वॉल मैंने क्रिएट की है आप लोगों के लिए। अब आप इस वॉल में जाइए, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और इस वॉल में जाके और अपने व्यूज बताएंगे। मैं आपको ये वॉल ओपन करके दिखाती हूँ। पहले मैं यहाँ से शेयरिंग अपनी स्टॉप कर रही हूँ और मैं उस वॉल पे जाती हूँ, पैडलेट की वॉल पे। पैडलेट एक प्लेटफॉर्म है, दिस इज अ ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड वेयर, जहां पे कि आप अपने व्यूज बता सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये? क्या मेरी स्क्रीन पे आपको पैडलेट की स्क्रीन दिख रही है? क्या आपको मेरी स्क्रीन पे पैडलेट की स्क्रीन दिख रही है? हैंड रेज करके बताइए, यस और नो। चैट में भी लिख सकते हैं नो। अभी दिखी? आप दिख रही है? हाँ, अब दिख रही होगी आपको ये एक पैडलेट वॉल है। इसमें आपको टिप्स फॉर सेफ इंटरनेट, यू हैव टू मेंशन कोई भी 2 ऐसी प्रिकॉशंस आप लिखेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते टाइम। कौन सी ऐसी 2 प्रिकॉशंस आप यहाँ पे मुझे लिख के देंगे? लिखना कैसे है आपको?
आपने ये लिंक पे क्लिक करते ही आपको ये स्क्रीन दिखेगी। आप यहाँ प्लस साइन पे जाएंगे, आप प्लस साइन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आप अपना नाम जरूर मेंशन कीजिए, आप अपना नाम मेंशन कीजिए। आप चाहें तो कोई इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो आप फोटो भी अपनी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप यहाँ पे टाइप कीजिए टिप्स, और आप अपना कोई भी किसी भी तरह से आप अपना ओपिनियन जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप सिंपल टाइप करके भी कर सकते हैं और फिर उसको पब्लिश कीजिए। प्लीज आप अपना नाम जरूर मेंशन कीजिए, नाम और क्लास मेंशन करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन है जिसने कि इस पेडलेट पे आके और अपना व्यू मुझे दिया है। और आज के सेशन में आपने जो सीखा है, जो आज के सेशन में आपने सीखा है, उससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आपने आज के सेशन से क्या क्या सीखा। तो कोई भी 2 ऐसी प्रिकॉशंस जो आप सोचते हैं, आप टाइप करने के बाद यहाँ पे पब्लिश कीजिए। टाइप करने के बाद आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे तो यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा मुझे। मुझे दिख रहा है 9 लोग जो हैं वो लिख रहे हैं, 10 लोग लिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिखेगा अभी स्क्रीन पे। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे, जब आप पब्लिश करेंगे तो ये आपको दिखेगा। क्या किसी ने इसको लिखना शुरू किया? आप लिख पा रहे हैं क्या? हाँ, ये देखिए अब ये बिना नाम के आया है। अगर आप इस पे नाम लिखते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आप अपना नाम और क्लास भी मेंशन कीजिए। Set strong password and keep your computer and mobile phone up to date. Yes, a good tip. Yes, Lisha ने लिखा precautions for online transaction by doing UPI payment. Never to share your PIN number. Very good. एक और आरुषि ने लिखा make sure that the site is secured by checking for S in HTTPS. Very good. Very good. डू नॉट शेयर अकाउंट डिटेल, यहाँ पे भी किसी ने अपना नाम नहीं लिखा। कविता शर्मा, यस, क्विकली आई एम वेटिंग फॉर ऑल द टिप्स टू बी शेयर्ड बाय यू, यस। और ये सपना ने अपनी फोटो टैग करते हुए लिखा है बाय नॉट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड अलर्ट बाय, ओके, डू नॉट शेयर ओटीपी। यशु ने लिखा है, वंशिका ने लिखा है सेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, साक्षी गौर ने लिखा है आई थॉट वी हैव टू यूज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ग्रेट। प्रिंस ने लिखा है नेवर शेयर योर पिन नंबर एंड ओटीपी, वेरी गुड, वेरी नाइस। जानवी ने लिखा है वन शुड यूज रिप्यूटेड वेबसाइट, यस, ऑथेंटिक वेबसाइट शुड बी यूज्ड। रुचि फ्रॉम क्लास 12, डू नॉट शेयर ओटीपी, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मैं ये जब आपका पेडलेट पूरा फिल हो जाएगा, मैं प्रतिष्ठा मैम के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप लोगों को बाकी लोगों ने जो टिप्स लिखी हैं आप उनको भी पढ़ें। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आई होप आप लोगों को ये जो भी सेशन हमने अभी किया है, ये आपको इससे बहुत सी ऐसी जानकारी मिली होंगी। आप बहुत सारी बातें पहले से जानते हैं, लेकिन हमें टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को और अपनी इंफॉर्मेशन को रिफ्रेश करते रहना चाहिए। तो हम बिल्कुल गौजिया अंसारी ने लिखा है वी शुड नॉट शेयर आवर ओटीपी टू एनीवन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्यूज। आपके पास ये लिंक है, आप जो अभी नहीं भी कर पा रहे हैं, बाद में अगर आप करना चाहते हैं तो इस पे जरूर, इस पेडलेट में आप अपने व्यूज, अपने टिप्स के बारे में लिखें। और प्लीज आप जब लिख रहे हैं तो अपना नाम और क्लास जरूर मेंशन करें, अपना नाम और क्लास जरूर मेंशन करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओवर टू यू प्रतिष्ठा मैम।
Yes, Pratisha, man, you can unmute yourself. Thank you for an amazing session, ma'am. Even I have learned, amazingly new things and precautionary measures which you've shared. So it was very interesting. I mean, मैंने कभी notice नहीं किया ये बात कि UPI पिन रिसीव करते टाइम पिन नहीं रिक्वायर्ड होता, सिर्फ सेंड करने के लिए रिक्वायर्ड होता है. ऑल्दो आई नेवर गॉट मतलब मैं कभी फंसी नहीं, उस चीज का शिकार नहीं हुई. बट या आई जस्ट रियलाइज जब आपने स्क्रीन शेयर किया. सो लॉट ऑफ थिंग्स आई थिंक डेली बेसिस पे गो अननोटिस्ड, लाइक स्पैम फोल्डर. आई एम गोइंग टू डिलीट ऑल द मेल्स फ्रॉम माय स्पैम टुडे इटसेल्फ बिकॉज आई डिडंट रियलाइज इट्स गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम. So thank you so much for taking such an important and a crucial topic. And students से मैं ये request करूंगी that आप में से बहुत लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्सेस करते हैं, तो जिन जिन प्रिकॉशनरी मेजर्स की मैम ने आपके साथ बात की है, चाहे वो प्रिवेसी सेटिंग्स है या किस तरह के कंटेंट को आपको शेयर करना चाहिए, कब शेयर करना चाहिए, जब प्रिवेसी सेटिंग्स किस तरह से, whether they are in favor or not, you must follow these guidelines because online frauds are happening these days like anything. So the best way to safeguard is to stay aware. आप जितने जागरूक बनेंगे उतना ही संभव होगा कि आप अपने आप को सेफ रख पाएंगे. So thanks to you, ma'am, and wishing everybody a good and a happy and a safe Diwali. From my side also, everyone happy and safe Diwali to you all, and be safe in your, not during the Diwali session, during your cyber activities also. Yes, ma'am. Absolutely. Thank you, ma'am. Ma'am, I think you're the host, so you can end the meeting.